अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने प्रीवियस पढ़ लिया था ऑपरेटिंग सिस्टम में कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की एग्जांपल ली थी मैंने। तो अब मैं यहाँ पे दोबारा थोड़ा सा रिकॉल कर देती हूँ। यहाँ पे ऐसा है कि जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की एग्जांपल है उसमें ये होता है कि जो प्रोड्यूसर होता है वो प्रोड्यूस करता है इंफॉर्मेशन दैट विल बी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर एंड कंज्यूमर कौन होता है? इट कंज्यूम इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर। सो इसमें ये प्रॉब्लम होती है कि जब दोनों एक दूसरे के साथ प्रोसेस मतलब कि कंकरेंटली चलते हैं तो इफ़ कंज्यूमर हैज़ नथिंग टू कंज्यूम इट वेट्स। ठीक है, अगर दोनों प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं, कंकरेंटली चल रहे हैं, तो इसमें ये चीज़ है कि वो दोनों को मतलब उसको वेट करना पड़ेगा। दिस इज़ कॉल्ड द अनबाउंडेड बफर प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम अकर होती है। In the other version, there is a fixed limit to the buffer size. When the buffer is full, suppose करते हैं अगर बफर अब फुल है तो प्रोड्यूसर मस्ट वेट। ठीक है, प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस कैसे करना, देखिए बफर अगर फुल है तो वो कहाँ पे अपनी जो भी प्रोसेसिंग है उसको प्रोड्यूस करेगा, चलाएगा प्रोसेस। जब बफर खाली होगा तभी वो उसमें न्यू प्रोसेस जो है वो प्रोड्यूस कर सकेगा। तो देन तब तक उसको वेट करना पड़ेगा। सो बाउंडेड बफर शेयर्ड मेमोरी सोल्यूशन है ये। अब हमने उसको देखना है। अब here is a shared memory solution. Here is a shared memory solution for bounded buffer consumer problem. Both processes have some shared data that can be accessed and updated. ठीक है, हर दोनों प्रोसेसेस जो है वो कोई ना कोई डाटा रखते हैं, या वो शेयर कर रहा है या वो अपडेट कर रहा है। दी शेयर डाटा इज एज फॉलो। देखिए भाई, शेयर डाटा है। शेयर डाटा लेट्स सपोज कर लिया हमने, इंटीजर है हमारे पास n इज इक्वल टू 5। मतलब हमारे पास यहाँ पे 5 प्रोसेसेस हैं। आइटम हमने एक वेरिएबल ले लिया, इन ले लिया और आउट ले लिया, बिकॉज यही प्रोसीजर ही है ना। या फिर एक वैल्यू होगी, या फिर आइटम जो आ रहा है वो होगा, या फिर इन होगा, या फिर आउट होगा, तो यही काम ही है। नंबर ऑफ आइटम्स इन बफर इज एट मोस्ट 5। हाँ जी जी, अब यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं आपके बफर में? 5 हैं। इंट बफर एन, मतलब कि यहाँ पे जो बफर है उसके अंदर कितने आइटम हैं? 5 हैं। एन इज इक्वल टू 5। बोथ द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर आर करंटली लुकिंग एट बफर एलिमेंट 0। तो यहाँ पे ये है कि कंज्यूमर और बफर जो प्रोड्यूसर है वो कंकरेंटली लुकिंग कर रहे हैं एलिमेंट 0 को। अभी इसमें कोई भी एलिमेंट जो नहीं है, मतलब कि 0 है। लेट्स सपोज किया 0 एलिमेंट है, इन भी 0 है और आउट भी 0। अभी ना कुछ इन हुआ है ना भी कोई आउट हुआ है, ठीक है, दोनों 0 0 हैं। हाँ जी, प्रोड्यूसर प्रोसेस, सबसे पहले तो प्रोड्यूसर ने ही प्रोड्यूस करना है, तो कंज्यूमर का तो काम ही बाद में है। तो प्रोड्यूसर पहले प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे लूप लगी हुई है। ऐसा ही होता है ना, जब ये जो आपकी बाहर वाली लूप जो होती है वो ट्रू होती है तो आपका फिर बाकी प्रोसेस आपकी अंदर वाली लूप चलती है। ठीक है, आउटर लूप अगर ट्रू होगी तो इनर लूप चलेगी। वाइल ट्रू, लेट्स सपोज कर ये ट्रू होती है, तो देन वाइल इन प्लस 1, यहाँ पे इन में भी क्या है? 0 है, प्लस 1। ठीक है, मॉडुलस रिमाइंडर एन इज इक्वल टू आउट। अब यहाँ पे क्या है? इन 0 है, प्लस 1 हुआ तो 1 वैल्यू आ गई। यहाँ पे रिमाइंडर 5 है ना। अब ये 5 है ना, बिकॉज मैंने ऊपर आपको बताया एन के अंदर क्या वैल्यू है आपकी? 5 आइटम्स हैं। सो अगर आप 1 का रिमाइंडर लें 5 इज इक्वल टू आउट, तो ये कुछ भी नहीं परफॉर्म करेगा, डू नथिंग। अगर ये कंडीशन है ट्रू हो जाती, प्रोड्यूस आर रैंडम आइटम। ठीक है, देखिए बफर देखना है, बफर अगर खाली होगा तो वो उसमें डाटा शेयर कर देगा। अगर बफर खाली है तो उसमें डाटा शेयर कर देगा, अगर बफर फुल है तो वो फिर वेट करेगा। बफर इन इज इक्वल टू नेक्स्ट प्रोडक्शन, इन इज इक्वल टू इन प्लस 1
मॉडुलस रिमाइंडर मतलब ये तब तक करेगा जब तक ये यहाँ पे अगर यहाँ पे फुल है ना, लेट्स सपोज करो यहाँ पे भी आपकी 4+1 आ गया है तो ये 5 हो गया, तो 5 का रिमाइंडर यहाँ पे इसके पास कुछ भी नहीं है देने को, तो वो कुछ भी नहीं करेगा। अगर वो खाली है तो फिर ये चलेगा, ठीक है। मतलब कि ये कोडिंग ही है और तो कोई तरीकाकार नहीं, बस ये चीज़ देखनी है कि बफर खाली है तो वो उसको डाटा दे देगा, नहीं है तो फिर उसका वेट करेगा। हाँ जी, कंज्यूमर प्रोसेस। कंज्यूमर प्रोसेस ने क्या करना है? कंज्यूमर प्रोसेस देखिए, जब प्रोड्यूसर सेंड करेगा तो कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। सो ये ट्रूथ तब होगी वाइल इन इज इक्वल टू आउट, अगर इन जो है वो आपकी आउट की वैल्यू के इक्वल हो गई है, ठीक है। अभी इसमें भी ज़ीरो है, इसमें भी ज़ीरो है। अब इन में यहाँ पे प्रोड्यूसर ने यहाँ पे उसके पास जो फर्स्ट वैल्यू थी 1 आई थी, ठीक है। अब यहाँ पे इन इज इक्वल टू आउट है, नहीं है ना, इन इज इक्वल टू आउट नहीं है तो कुछ भी नहीं करेगा। नेक्स्ट कंज्यूम करेगा, नेक्स्ट कंज्यूम इज इक्वल टू बफर आउट, ठीक है। और आउट किसके इक्वल होगा? आउट प्लस 1 रिमाइंडर n। देन ये प्रोसेस जो है वो मूव होगा, मतलब कि कंज्यूमर देखिए भाई, प्रोड्यूसर ने वेट करना है, प्रोड्यूसर ने क्या करना है? वेट करना है अगर उसका बफर बिजी होगा, ठीक है, बफर या फुल होगा। बफर में फुल है मतलब 5 की 5 आइटम्स हैं, एग्जाम्पल में हमने 5 लिए ना, 5 की 5 आइटम फुल हैं तो वो वेट करेगा एक खाली होने का, फिर वो न्यू जो है वो प्रोड्यूस करेगा। और कंज्यूमर ने क्या करना है? कंज्यूमर में ये होगा कि एक बार अगर वो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर दिया है तो उसको वेट करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी प्रोड्यूसर करी जा रहा है। अगर बोथ प्रोसेसेस कंकरेंटली एक साथ रन हो रहे हैं तो कंज्यूमर हैज़ नथिंग टू कंज्यूम, तो कंज्यूमर जो है वो वेट करेगा, एक साथ प्रोसेसेस कभी भी नहीं लेगा। सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है इस सोल्यूशन में भी, द प्रोड्यूसर बेसिकली जस्ट चेक टू सी, यहाँ पे प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? बेसिकली जस्ट चेक टू सी कर रहा है इफ़ देर इज़ एनी स्पेस इन विच टू पुट अ न्यूली प्रोड्यूस आइटम, बिकॉज हम ये जो ऊपर हमने लूप चलाई है उसमें यही है कि अगर ट्रू ट्रू होता है तो चेक सिर्फ यही कर रहा है कि अगर खाली है तो उसमें प्रोड्यूस कर दे, ठीक है, आइटम आउटर लूप में। देखिए भाई, ट्रू बाहर वाली ट्रू कब होती है? देखो बाहर वाली ट्रू हुई तो अंदर वाली तभी होगी जब उसकी बफर जो है उसको खाली मिलेगी। हम ऐसे ही कहते हैं ना, लूप के अंदर लूप तभी होती है ना जब हमारी आउटर लूप ट्रू हो तो वो इनर लूप के अंदर मूव होती है, अदरवाइज वो चलती ही नहीं है। देन इट वेट्स अंटिल देयर इज सम स्पेस, अगर आपकी कोई भी स्पेस नहीं अवेलेबल तो वो थोड़ा सा वेट करेगा। कंज्यूमर वेट्स वाइल द बफर इज़ एम्प्टी, कंज्यूमर ने वेट करना है मतलब कि बफर जब एम्प्टी हो, इफ़ देयर इज़ समथिंग इट ग्रैब्स द नेक्स्ट आइटम एंड कंज्यूम इट। देखिए कंज्यूम ने क्या किया, देखा कि बफर एम्प्टी है तो वो फिर क्या करेगा? ग्रैब्स कर देगा नेक्स्ट आइटम को और फिर कंज्यूम कर लेगा। One drawback with this solution is that in one element of buffer that is wasted. Yes, इसमें एक एलिमेंट जो है वो हमारा वेस्ट हो जाता है, बिकॉज जब वो इन इज इक्वल टू आउट होता है तो इसी टाइम में वो वेस्ट हो जाता है जब वो देखता है कि बफर आपका एम्प्टी है तो नेक्स्ट कंज्यूम कर लेता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता, नेक्स्ट कंज्यूम कर लेता है। सो इसी सेंस में हमारा एक जो आइटम है वो वेस्ट हो जाता है। जी, मैसेज पासिंग मॉडल। मैसेज पासिंग मॉडल की चीज़, पासिंग मॉडल ये चीज़ है, इन मैसेज पासिंग मॉडल द ऑपरेटिंग प्रोसेस कम्युनिकेट बाय एक्सचेंजिंग मैसेजेस विद वन अनदर, ठीक है। मैसेज पासिंग क्या होता है? कम्युनिकेशन ही होती है ना, और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन होती है एक जगह से दूसरी जगह। दिस मॉडल इज़ यूजफुल फॉर एक्सचेंजिंग स्मॉलर अमाउंट ऑफ डाटा। हाँ जी, और ये जो मैसेज पासिंग टेक्निक है ये एक स्मॉलर इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करती है, स्मॉलर डाटा ऑफ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के काम आता है एक जगह से दूसरी जगह। इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड मोर इजीली देन शेयर्ड मेमोरी मॉडल। यस, हमने इससे पहले शेयर्ड मेमोरी मॉडल पढ़ लिया, ठीक है। तो ये ज़्यादा इजीली काम करता है मैसेज पासिंग। सो मैसेज पासिंग के नाम से हमें पता चल गया कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए कि शेयर्ड मेमोरी आपकी पैरेलल मल्टीपल प्रोसेसेस में होती है और मैसेज पासिंग आप जहाँ पे भी होता है तो वो आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट होता है। इट इज़ टिपिकली इम्प्लीमेंटेड
using system calls and is more time consuming. मैसेज पासिंग मॉडल इज़ टिपिकली यूजफुल इन डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट, अभी आपको मैंने बता भी दिया। तो पहले भी हमने फर्स्ट चैप्टर में भी बार बार ये चीज़ देखी है कि मैसेज पासिंग मॉडल और जो आपका शेयर्ड मेमोरी मॉडल है वो शेयर मेमोरी मॉडल आपका मल्टी प्रोसेसर और मैसेज पासिंग मॉडल आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। द प्रोसेस में रिजाइड्स ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड बाय अ नेटवर्क। हाँ जी, मैसेज पासिंग मॉडल का पर्पज़ यही है कि वो एज अ नेटवर्क जो भी हम कनेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स को जोड़ के। द चैट प्रोग्राम यूज्ड ऑन द इंटरनेट इज एन एग्जांपल ऑफ मैसेज पासिंग सिस्टम। द यूजर कैन कम्युनिकेट बाय एक्सचेंजिंग मैसेजेस टू वन अनदर। मैसेज पासिंग मॉडल प्रोवाइड्स एट लीस्ट टू ऑपरेशन। जी हाँ जी, आपके मैसेज पासिंग मॉडल जो है वो टू ऑपरेशन परफॉर्म करता है। एक है जी आपका सेंड मैसेज, एक है आपका रिसीव मैसेज। देखिए भाई, सेंडर ने सेंड करना है, रिसीवर ने रिसीव करना है। Two processes can communicate with each other by sending and receiving messages. This communication can take place establishing communication link between these processes. एक लिंक क्रिएट होगा, एक वायर लगी हो सकती है, वायरलेस सिस्टम हो सकता है, ये तो डिपेंड करता है, तो तभी कम्युनिकेशन होगी ना। हाँ जी, इसी की फर्दर आगे आ रहा है नेमिंग। The processes that want to communicate must refer to each other by using any methods. It can be done using direct or indirect communication. So जो आपका ये मैसेज पासिंग सिस्टम हो रहा है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों वे में से किसी भी सूरत में हो सकता है। ओके, अब हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन को देखते हैं। In direct communication, each process that wants to communicate must name the sender and recipient ऑफ द कम्युनिकेशन। ये चीज़ याद रखिएगा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या होती है? ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें जो भी प्रोसेस है वो कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, सो वो दोनों के पास, सेंडर और रिसिपिएंट दोनों के पास सेम इन्फॉर्मेशन, एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए। देयर आर टू स्कीम्स ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन नाउन एज सिमेट्रिक कम्युनिकेशन एंड एसिमेट्रिक कम्युनिकेशन। ठीक है, अब डायरेक्ट कम्युनिकेशन में दो तरह की स्कीम है, सिमेट्रिक इनक्रिप्शन और कम्युनिकेशन एंड एसिमेट्रिक कम्युनिकेशन। The symmetric communication requires that both sender and receiver process must name each other to communicate। ठीक है, अब सिमेट्रिक कम्युनिकेशन क्या कहती है कि जो सेंडर और रिसीवर है इन दोनों के पास जो नेम है वो एक दूसरे के होने चाहिए। ठीक है, और एसिमेट्रिक कम्युनिकेशन क्या कहती है? ओनली द सेंडर प्रोसेस मस्ट द नेम ऑफ द रिसिपिएंट। यहाँ पे वो कह रहा है कि जो एसिमेट्रिक है, ओनली द सेंडर प्रोसेस, जो सेंडर प्रोसेस है ना, सिर्फ उसी के पास जो है वो रिसिपिएंट का नेम होना चाहिए। ओके, सिमेट्रिक में दोनों के पास एक दूसरे का नेम होना चाहिए। रिसिपिएंट प्रोसेस डज नॉट नीड टू नेम द सेंडर प्रोसेस। ठीक है, अब जो एसिमेट्रिक है उसके पास, मतलब उसको ज़रूरत नहीं है कि वो सेंडर का प्रोसेस जो है उसका नेम अपने पास रखे। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं वन बाय वन, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। सेंड एंड रिसीव, ये कमांड्स हैं, ये फंक्शंस हैं। इन अ सिमेट्रिक कम्युनिकेशंस आर डिफाइंड एज बिलो। सेंड और रिसीव, पी कोमा मैसेज और रिसीव क्यू कोमा मैसेज। ये देखिए, मैंने बताया कि ये जो पी है ये रिसीवर का है, ये क्यू है ये सेंडर का है, तो दोनों एक दूसरे के पास इंफॉर्मेशन रख रहे हैं एक दूसरे की। इट इज़ यूज टू सेंड द मैसेज टू द प्रोसेस पी। देख लिए कि वो क्या कर रहा है, सेंडर जो है वो मैसेज रख रहा है प्रोसेस पी का। इट यूज टू रिसीव द मैसेज बाय द प्रोसेस क्यू सेंडर की तरफ से है, पी किसको सेंड किया जा रहा है, रिसीवर को सेंड किया जा रहा है। तो इसमें दोनों एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के पास सेव कर रहे हैं। तो ये था आपका सिमेट्रिक कम्युनिकेशन। अब हम बात करते हैं एसिमेट्रिक कम्युनिकेशन की। हाँ जी, इसमें फंक्शन तो यही यूज़ हो रहा है। अब देखिए कि मैंने बताया था सेंडर के पास प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन होगी, रिसिपिएंट की, रिसीवर की, लेकिन जो आपका रिसीवर है उसके पास उसकी प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। It is used to send the message to the process P
जो आपका रिसीवर है, इट इज़ यूज टू रिसीव मैसेज फ्रॉम एनी प्रोसेस। ठीक है, ये बाउंड नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंडर से ले। सो ये मैसेज किसी भी प्रोसेस से क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। The variable ID refers the name of the process with which the communication has taken place. So आपका जो एसिमेट्रिक कम्युनिकेशन है, इसमें वो बाउंड नहीं है कि वो एक ही सेंडर से डाटा ले, वो किसी भी सेंडर से, वो किसी भी प्रोसेस से डाटा को रिसीव कर सकता है। अगर मैं सेंडर हूँ, मेरे पास डिफरेंट प्रोसेसेस लगे हुए हैं, रिसीवर आप हैं, ठीक है, तो मेरे पास इतने सारे प्रोसेसेस हैं, आप जो रिसीवर हैं वो किसी भी एक को एक्सेप्ट कर सकता है एज अ प्रोसेस। लेकिन जो सिमेट्रिक था उसमें मैंने कह दिया भाई मेरा प्रोसेस 1 है, मेरा प्रोसेसर 1 है, तो उस रिसीवर को भी मेरा प्रोसेसर 1 ही मिले। ठीक है, एसिमेट्रिक में बाउंड नहीं है, वो सेंडर की तरफ से कोई भी प्रोसेस से मैसेज जो है वो रिसीव कर रहा है। The process of communication link in direct communication are as follows. A link is automatically established. आपकी जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है उसमें ऑटोमेटिकली लिंक जनरेट हो जाता है बिटवीन द पेयर ऑफ द प्रोसेसेस। यस, क्योंकि सेंडर और रिसीवर आपस में कम्युनिकेशन करें, एक लिंक जनरेट हो गया। दैट वांट टू कम्युनिकेट द प्रोसेस ओनली नीड टू नो द आइडेंटिटी ऑफ ईच अदर। यस, और सिर्फ इनको आपस में बात करने के लिए एक दूसरे की आइडेंटिटी चाहिए। लिंक जनरेट हो गया, आइडेंटिटी मिल गई, ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं। लिंक एस्टैब्लिश बिटवीन एग्जैक्टली टू प्रोसेसेस। और रूल है कि ये जो लिंक जनरेट हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ दो प्रोसेसेस के दरमियान में हुआ है, सेंडर और रिसीवर। एग्जैक्टली टू प्रोसेसेस, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, प्रोसेसेस टू हो सकते हैं, लेकिन लिंक जो है वो जस्ट आपका 1 क्रिएट हुआ है। सेंडर टू रिसीवर के दरमियान में एक ही लिंक हुआ है ना, सेंडर और रिसीवर का अलग अलग प्रोसेसेस है, दो प्रोसेसेस, बट लिंक इज 1 बिटवीन द वन पेयर ऑफ द प्रोसेसेस। यहाँ पे पेयर ऑफ द प्रोसेसेस मतलब टू प्रोसेसेस। लिंक एक है, प्रोसेसेस टू है, एक सेंडर का एक रिसीवर का। जी, यहाँ पे आती है आपकी इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, द मैसेज आर सेंट एंड रिसीव फ्रॉम मेल बॉक्स। डायरेक्ट कम्युनिकेशन में हमने देखा मैसेज पासिंग के जरिए हो रहा है। मैसेज पासिंग किससे हो रही है, आपकी मैसेज पासिंग दो तरीक़ों से हो रही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, अब डायरेक्ट में हमने देखा कि सेंडर और रिसीवर होता है, इन दोनों में एक दूसरे के प्रोसेसेस जो हैं वो एक लिंक के साथ जुड़े होते हैं और आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, आपकी कम्युनिकेशन मेल बॉक्स के ज़रिए हो रही होती है। मेल बॉक्स और पोर्ट्स, ठीक है, पोर्ट्स होती है ना आपके पीसी के साथ लगी हुई, डिफरेंट यूएसबी पोर्ट हो गई, प्रिंटर पोर्ट हो गई, आपकी हेडफोन पोर्ट हो गई, चार्जिंग पोर्ट हो गई, सो डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं। A mailbox is an object used by the processes to store and remove messages. So mailbox ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर जो प्रोसेसेस स्टोर और रिमूव करते हैं मैसेजेस। ईच मेल बॉक्स हैज़ अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन। बेटा जब आप ईमेल भी सेंड करते हैं, जिस चीज़ का ही मतलब सोच के बताइएगा, जब आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगी कि जब हम मेल बॉक्स की बात करते हैं तो मेल में क्या करता है, एक ईमेल हम मेंशन करते हैं, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है, आपकी भी यूनिक होती है, दूसरे बंदे को सेंड करें उसकी भी यूनिक होती है। टू प्रोसेसेस कैन कम्युनिकेट यूजिंग दिस मेथड ओनली इफ दे हैव शेयर्ड मेल बॉक्स। यस, इस सूरत में सिर्फ और सिर्फ मेल बॉक्स शेयर किया जाएगा तो कम्युनिकेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अ मेल बॉक्स कैन बी ओन्ड बाय अ प्रोसेस और द ऑपरेटिंग सिस्टम। If the mailbox is owned by the process, then it disappears when the process is terminated। ठीक है, अब मेलबॉक्स तब वो अकर हुआ जब आपकी कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। साफ सी बात है, दुनिया में कोई चीज़ बनी है तो उसका एंड भी तो होना ही है। सो द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर द फॉलोइंग: क्रिएट अ न्यू मेल बॉक्स, सेंड एंड रिसीव मैसेज वाया मेल बॉक्स। एक या इसमें मेल बॉक्स न्यू क्रिएट हो सकता है, या फिर एक सेंडर और रिसीवर मैसेजेस जो भी करेंगे वो मेल बॉक्स के जरिए करेंगे, बिकॉज अब मेल बॉक्स क्रिएट हो गया सेंडर वाली साइड पे भी और रिसीवर वाली साइड पे भी। डिलीट अ मेल बॉक्स, 3 काम कर सकता है ये: क्रिएट अ न्यू,
send or receive using this mailbox for communication purpose, delete a mailbox, that's it. Send and receiver functions in asymmetric communications are defined below. अब हम इसको देख लेते हैं। हाँ जी भाई, सेंड और रिसीवर दोनों हैं। अब यहाँ पे जो एम है ना बेटा, यहाँ पे वो मेल बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैसेज तो मैसेज है, मतलब मेल बॉक्स के अंदर मैसेज रखा हुआ है। इट यूजेस टू सेंड द मैसेज टू द मेल बॉक्स। सो वही मेल बॉक्स आपका सेंडर यूज़ कर रहा है, वही मेल बॉक्स आपका रिसीवर यूज़ कर रहा है। इट यूज टू रिसीव द मैसेज फ्रॉम द मेल बॉक्स एम। The properties of communication link in indirect are as follows। अब यहाँ पे क्या होगी, जैसे हमने ऊपर 3 स्टेप्स देखे थे, अब इसके 3 स्टेप्स देख लेते हैं। A link is established between a pair of process only if both have shared mailbox। Yes, इसमें shared mailbox होंगे, ठीक है। सेंडर और रिसीवर दोनों क्या करेंगे, मेल बॉक्स को शेयर करेंगे, देन ही वो कम्युनिकेशन कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकेंगे। आ लिंक मे बी एसोसिएटेड विद मोर देन 2 प्रोसेसेस। ऊपर हमने क्या देखा था, आपकी जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन थी उसमें हमें देखा था सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोसेसेस हैं और एक लिंक है उनके दरमियान में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मोर देन 2 प्रोसेसेस हो सकते हैं, क्योंकि जितने मर्जी को वो मेल बॉक्स अपना शेयर कर दे। Each pair of communicating process may have a number of links। So ये तो डिपेंड करता है मेल बॉक्स शेयरिंग पे। नंबर ऑफ लिंक्स विद ईच लिंक रेफरिंग टू वन मेल बॉक्स। नंबर ऑफ लिंक्स शेयर हो रहे हैं, आपको भी है, आपको भी मैंने किया, दूसरे बंदे को भी किया, तीसरे को भी किया, ठीक है। तो वो एज अ लिंक जो है वो एक मेल बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरा आप एक स्टूडेंट के साथ, फिर मेरे दूसरे स्टूडेंट के साथ, फिर तीसरे स्टूडेंट के साथ, तो ये 3 लिंक्स हो गए ना मेल बॉक्स के। तो इसमें से हर एक स्टूडेंट के साथ एक वन मेल बॉक्स जो है वो रेफर कर रहे हैं। सो आपकी मेल बॉक्स में सिस्टम एक प्रॉब्लम आती है। सम प्रॉब्लम्स विद द मेल बॉक्स सिस्टम अकर व्हेन मोर देन 2 प्रोसेसेस शेयर। यस, मेल बॉक्स कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब हम 2 प्रोसेसेस शेयर करते हैं मेल बॉक्स के अंदर। सपोज द प्रोसेस 1 सेंड्स अ मैसेज टू अ मेल बॉक्स। प्रोसेस 1 ने मैसेज जो है वो मेल बॉक्स को सेंड कर दिया, दैट शेयर्ड विद प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3। Process 2 and process 3 both try to receive the message. Who will get it? होगी ना प्रॉब्लम क्रिएट। सम सॉल्यूशंस टू अबव प्रॉब्लम। सो इसका एक सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है उसको देख लेते हैं। टू अलाउ लिंक टू एस्टैब्लिश विद द मोस्ट ट्रू प्रोसेसेस। सो पहली बात ये है कि 2 प्रोसेसेस को अलाउ कर दिया जाए एक लिंक, इट्स बेटर। टू अलाउ ओनली 1 प्रोसेस एट अ टाइम टू एग्जीक्यूट एंड रिसीव ऑपरेशन। वही बात, ये मल्टीपल कम्युनिकेशन तो कर रहा है, मल्टीपल प्रोसेसेस कर तो रहा है, लेकिन इस पर प्रॉब्लम अगर हो जाएगी, उसको समझ नहीं आएगा कि किसका ये प्रोसेस एक्चुअली किसने लेना है। सो बेहतर है कि 2 प्रोसेसेस का एक लिंक जनरेट कर दिया जाए कि वो एट अ टाइम एक ही प्रोसेस को हैंडल कर सके। टू अलाउ द सिस्टम टू आर्बिट्रेरली सिलेक्ट द, मतलब कि मतलब शफलिंग करके, उसको आर्बिट्ररी होता है कि शफल करके उसको सिलेक्ट कर ले। टू अलाउ द सिस्टम टू वन बाय वन सिलेक्ट द रिसीवर, दिस सेंडर मस्ट बी नोटिफाइड हु रिसीव द मैसेज। ठीक है भाई, शफलिंग हो रही है तो आपका जो सेंडर है वो तो नोटिफाई करे कि कौन उसका मैसेज जो है वो रिसीव कर रहा है। ठीक है, ये थी आपकी मेल बॉक्स की प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन। सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन पहले भी देख लिया क्या चीज़ होती है, अब हमने इस टर्म के अंदर देखना है इसको। द कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट प्रोसेसेस टेक प्लेस थ्रू कॉल टू सेंड। ठीक है, हम सेंड के ज़रिए सेंड कर रहे हैं और रिसीव के ज़रिए रिसीव करें, ये फंक्शन यूज़ करें। डिफरेंट डिज़ाइन ऑप्शन टू इम्प्लीमेंट ईच फंक्शन इंक्लूड मैसेज बाय पासिंग, ब्लॉकिंग एंड अनब्लॉकिंग। अब जो भी आपकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, मैसेज पासिंग हो रही है, वो ब्लॉकिंग और अनब्लॉकिंग दो तरह से ही हो रही है ना। ये ब्लॉक हो जाएगी, अनब्लॉकिंग हो जाएगी। देयर आर आल्सो नाउन एज सिंक्रोनस एज और एसिंक्रोनस। ठीक है, आप लोगों को सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के बारे में भी बताया हुआ है। ठीक है, सिंक्रोनस होता है जी आपका ब्लॉक बाय ब्लॉक। ठीक है, जो एसिंक्रोनस होता है इसमें स्टार्ट स्टॉप डाटा सेंड, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है।
ब्लॉकिंग सेंड देखना है, नॉन ब्लॉकिंग सेंड देखना है, हमने ब्लॉकिंग रिसीव देखना है, नॉन ब्लॉकिंग रिसीव देखना है। मतलब ब्लॉकिंग सेंड, नॉन ब्लॉकिंग सेंड, ब्लॉकिंग रिसीव और नॉन ब्लॉकिंग रिसीव। ब्लॉकिंग सेंड क्या होता है? द सेंडिंग प्रोसेस इज ब्लॉक। आपकी जो सेंडिंग प्रोसेस तब ब्लॉक होगा अनटिल द मैसेज इज रिसीव्ड बाय द रिसीविंग प्रोसेस और बाय द मेल प्रोसेस। ठीक है, ये सिंक्रोनाइजेशन दोनों के साथ ही हो रहा है आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में। अब ब्लॉकिंग सेंड का क्या मतलब? ब्लॉक हो जाएगा तब तक सेंड जब तक रिसीवर जो है वो अपना मैसेज जो है रिसीव ना कर ले। अनब्लॉकिंग सेंड कब होगा? दिस सेंडिंग प्रोसेस सेंड द मैसेज एंड रिज्यूम ऑप्शन। नॉन ब्लॉकिंग में अब वो ब्लॉक नहीं है, देखिए प्रोसेस वो जारी रख रहा है अपना। ठीक है, रिज्यूम होता है दोबारा ऑप्शन शेयर करना, बार बार कर देना शेयर। ब्लॉकिंग रिसीव, द रिसीवर प्रोसेस ब्लॉक। रिसीवर का प्रोसेस तब तक ब्लॉक रहेगा अनटिल अ मैसेज इज अवेलेबल। ठीक है, जब तक उसको एक मैसेज जो है वो मिल जाए या मिलेगा। ठीक है, ब्लॉक रहेगा तब तक। नॉन ब्लॉकिंग रिसीव क्या कब होगा? द रिसीवर प्रोसेस रिट्राइव्स, मतलब वो चेंज कर सकता है आइदर अ वैलिड मैसेज और नल। देखिए ब्लॉकिंग रिसीव में अभी उसके पास मैसेज अवेलेबल है, नॉन ब्लॉकिंग में वो इस चीज़ को कंफर्म करेगा, रिट्राइव करेगा, चेंज करेगा अगर वो वैलिड मैसेज है या नहीं है। सेंडर ने मैसेज सेंड कर दिया रिसीवर को, रिसीवर ने उसको रिसीव कर लिया, या तो रिसीवर चुप होकर बैठ जाएगा या रिसीवर उसको सेंडर को अलर्ट मैसेज सेंड कर देगा कि भाई मैसेज रॉन्ग है, खाली है या गलत है, मुझे मिला नहीं, तो वो दोबारा सेंड कर देगा। तो ये आपका प्रोसीजर होता है सिंक्रोनाइजेशन, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस बेस। ठीक है, जिसमें हम ब्लॉकिंग और अनब्लॉकिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो देखते हैं। जी, बफरिंग, the messages exchanged via any type of information communication reside in a temporary queue। ठीक है, बफर क्या होता है? बफर एक मेमोरी ही होती है, लेकिन जैसे इसका काम है कि आपके जो भी प्रोसेस है उसको टेम्परेरी रिजाइड करना, चलाना, मूव करना। सो ये एक्सचेंजिंग ऑफ मैसेजेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन जो भी हमारी कम्युनिकेशन है उसको एज हम क्यू में लगा देते हैं। देखो पहले ये जो बफर के अंदर पहले लोडर में होगा वो पहले चला जाएगा, फिर दूसरा होगा दूसरा चला जाएगा, तीसरा होगा तीसरा चला जाएगा। दीज क्यूज कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन द फॉलोइंग वेज। सो ये बफरिंग कैसे काम करता है? इन 3 वेज के साथ करेगा। पहली है जी आपकी आती ज़ीरो कैपेसिटी, फिर आती है आपकी बाउंडेड कैपेसिटी, और एक है जी आपकी अनबाउंडेड कैपेसिटी। सो इसको नीचे को देख लेते हैं जी, अनबाउंडेड कैपेसिटी। हाँ जी, पहले ज़ीरो कैपेसिटी को देख लेते हैं। आपका बफर ज़ीरो कैपेसिटी को कैसे जो है वो इम्प्लीमेंट करेगा? द क्यू हैज़ अ मैक्सिमम लेंथ ऑफ ज़ीरो। लेट्स सपोज करते हैं कि मैक्सिमम लेंथ है जी ज़ीरो। द लिंक कैन नॉट हैव एनी मैसेज वेटिंग इन इट। देखिए इसके अंदर कोई मैसेज नहीं है, ज़ीरो कैपेसिटी है, ठीक है, वो वेट कर रहा है। द सेंडर मस्ट वेट अनटिल द रिसिपिएंट रिसीव द मैसेज। ज़ीरो कैपेसिटी इस शर्ट में भी है कि देखो उसके अंदर कोई भी गुंजाइश नहीं है। ठीक है, अगर ज़ीरो अकेला होता तो फिर मैं कहती कि उसके अंदर खाली है, लेकिन ज़ीरो कैपेसिटी अभी उसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है एक्स्ट्रा स्पेस लेने की, एक्स्ट्रा चीज़ों को कैरी करने की, एक्स्ट्रा प्रोसेसेस को लेने की। तो वो क्या करेगा? आपका सेंडर रिसीवर दोनों वेट करेंगे। दी टू प्रोसेसेस मस्ट बी सिंक्रोनाइज्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ अ मैसेज। द ज़ीरो कैपेसिटी लिंक इज रेफर टू एज अ मैसेज पासिंग सिस्टम विदाउट बफरिंग। सो यहाँ पे बफरिंग नहीं होगी बिकॉज ज़ीरो कैपेसिटी है, तो वो बफर क्या करेगा? जब उसके अंदर कैपेसिटी ही नहीं है तो उसने बफर क्या करनी है? स्पेस होगी तो वो बफर करेगा ना उसको। बाउंडेड कैपेसिटी, द क्यू हैज़ अ फाइनाइट लेंथ ऑफ एन। आपकी जो क्यू है लेट्स सपोज करेंगे यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ लेंथ है, बाउंड कर दी है मैंने कहा इतनी ही कैपेसिटी होनी चाहिए। कहते हैं ना, मैंने कहा 10 तक गिनती है तो 10 तक ही लिखनी है, इससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। इट कैन स्टोर एन नंबर ऑफ मैसेजेस इन इट। मैसेज इज स्टोर्ड इन द क्यू इफ इट इज़ नॉट फुल। लेट्स सपोज करते हैं मेरी 10 तक कैपेसिटी थी, अगर ये फुल नहीं है तो सेंडर क्या करेगा? कंटिन्यू करेगा एग्जीक्यूशन विदाउट एनी वेट। भाई 7 तक आइटम ऐड हुए हैं, अभी 3 बाकी हैं, तो वो क्यों वेट करेगा? तो वो उसके अंदर डाटा एंटर कर देगा। हाँ, अगर वो फुल हो जाए तो फिर उसके बाद उसको वेट करना पड़ेगा। दिस सेंडर मस्ट ब्लॉक अंटिल देयर इज एनी स्पेस अवेलेबल इन द क्यू। ठीक है, तब तक वो ब्लॉक रहेगा जब तक उसकी कैपेसिटी जो है वो फुल होगी। बाउंड है ना,
तो बाउंड में यही है कि उसको मैंने बाउंड किया हुआ फाइनाइट नंबर ऑफ लेंथ है, अगर उसको खाली मिलेगा तो वो सेंड कर देगा, अदरवाइज वो ब्लॉक कर देगा, नेक्स्ट प्रोसेस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अनबाउंडेड कैपेसिटी में क्या है, दी क्यू लेंथ इज इनफाइनाइट, मतलब लिमिटेड नहीं है, एंड एनी नंबर ऑफ मैसेजेस कैन वेट इन इट। ठीक है, द सेंडर इज नेवर ब्लॉक, यहाँ पे सेंडर जो है वो ब्लॉक नहीं है, सेंडर जब चाहे मर्जी सेंड कर सकता है। उसमें बाउंड था, उसमें सेंडर जो था वो बाउंड था, उसको वेट करना पड़ रहा था। दैट इज़ वाई द सेंडर इज़ नेवर डिले। सो यहाँ पे वो कोई भी डिले नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटी है, सो अनबाउंडेड है। ये तीन थी आपकी बफर्स की जो कम्युनिकेशन है कि वो कैसे क्यू में उसको इम्प्लीमेंट करेगा। ये था आप लोगों का लेक्चर, होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। इट्स वेरी इजी। फिर भी कोई कंफ्यूजन हुई तो आप लोग मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।